नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है इस वीडियो का वो है CSME। और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे YouTube, Facebook, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेज थे, उसके रिगार्डिंग मैंने हर एक टॉपिक को इसके अंदर कवर किया है। तो इस CSME के अंदर हम लोग इतनी चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो लंबा बनने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ कि अपडेट ये है कि अब अगर समझो मेरा आपने प्रीवियस वीडियो देखा है LB ट्यूटोरियल वाला, तो उसके अंदर आपको YouTube को ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र में, और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए जहाँ पे शो मोर है। अभी यहाँ पे देखिए, हर एक टॉपिक का एक टाइमिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है। बस बिल्कुल वैसे ही आपको इस वीडियो का भी एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर समझो इस वीडियो के अंदर अगर हमें सीधा ही देखना था कि भाई एप्पल बायोस या फिर HP बायोस करना है, देखना है कि किस तरह से होता है, तो हम सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो सीधा ही यहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही समझो आपको सिर्फ और सिर्फ LB का प्राइस देखना है, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी टाइम स्लॉट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हो। यानी कि पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके टॉपिक के आधार पे आप टाइम स्लॉट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जितने जितने ये सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो बहुत ही डिटेल में है। तो इसके लिए आपको एक नोट और पेन लेके रखना है, और आपको पूरी चीज़ें जो भी अभी आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा और जो भी फाइलें मैं आपको बताऊंगा, वो सभी फाइलें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उस समय में आप वहाँ से डाउनलोड करके, आप जिस तरह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वैसे भी आप अपने डेस्क के ऊपर काम करके एक प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि CSME जब से आया है तब से बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न बन रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने दूसरे लैपटॉप से बायोस, जो वर्किंग लैपटॉप बायोस है, उसमें से निकाली, फिर भी नहीं चल रही है। तो ये जो हुआ, ये CSME आने के बाद में ये ज़्यादातर होने लगा है। हम लोग ME रीजन जो पहले आता था वर्जन 10 या फिर उससे पहले का, तो उसमें बहुत सिंपल प्रोसेस थी, ME क्लीन करो और आपका काम हो जाता था। लेकिन अभी CSME के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ों को मैं डिटेल में बारीकी से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको जो भी पर्टिकुलर विषय के ऊपर रिवीजन करना है वो आप टाइम स्लॉट से कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं कि 11 वर्जन के अंदर इस तरह से है, या 12 वर्जन है, 14 वर्जन है, 15 वर्जन है। यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग CSME के वर्जन है। अभी हम लोग CSCME के ऊपर ही ये टॉपिक है, तो इसी के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो देखो, CSCME जब 11 आया तब आपको ये ME रीजन जैसा ही कुछ लगने लगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो गई है, जैसे कि यहाँ पे फाइल सिस्टम स्टेट वगैरह ऐड हो गया है। जबकि वो अपना जो पहले का वर्ज़न थे 10 वर्ज़न के आगे, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जो लोग फ्रेशर है ME रीजन क्लीन के बारे में, तो उनके लिए भी ये जानकारी यहाँ पे मैं आपको जो देने वाला हूँ वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की लूँगा। तो जो एडवांस यूज़र है वो भी इसको आसानी से समझ सकेंगे, और जो बेसिक यानी कि अभी इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं बायोस एडिटिंग वगैरह में, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो हम लोग 11 वर्जन जो है वो ऐसे आता था। अभी जब 12 आया, CSME 12 आया, तब उसके साथ में एक PMC करके एक अलग से एक मैनेजमेंट कंट्रोलर जुड़ गया। तो एक PMC का आ गया। उसके बाद में फिर आया CSME 14। तो 14 के अंदर हमें PMC भी मिला, और साथ ही साथ में PCHC एक और हमें कंट्रोलर हब का यहाँ पे वर्जन मिल गया। और उसके बाद में आया CSCME 15। तो उसके अंदर CSCME तो है ही, साथ साथ में PMC भी आ गया, PCHC भी आ गया, और एक अलग से PHY आ गया। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग वर्जनों के अंदर अलग अलग यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोलर हब के फील्ड बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना है। इस वीडियो के द्वारा मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा उसके बारे में क्लियर कर सकूँ कि इन सब चीज़ों को किस तरह से आप समझोगे, इसको किस तरह से रिप्लेस करोगे, और हर एक का वर्क क्या है। सबसे पहले हम लोग CSME क्लीन करते या फिर PMC रिप्लेस करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती है, उसका मकसद क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही चीज़ें सब क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है उसके आधार पे अभी हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ CSME।
और यहाँ पे हमें 6 स्टेप है, टोटल 6 स्टेप्स जो है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है टाइप ऑफ CSME। CSME कितने टाइप के आते हैं, तो उसके लिए अभी मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो CSME कब से आना शुरू हुआ वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो है 2015 से 100 सीरीज़ के जो सनराइज पॉइंट प्लेटफॉर्म PCH जब आए, स्काईलैक और प्रोसेसर जिसके अंदर LGA 1151 सॉकेट लगा, उसके बाद में CSME हमारे मदरबोर्डों के अंदर लेटेस्ट जनरेशन के अंदर आने शुरू हो गए। तो CSME में वर्जन 11 ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन इंजन TXC3 या फिर सर्वर प्लेटफॉर्म सर्विसेज SPS 4, ये 3 तरह के हमारे CSME जो है उसके अंदर हमारा जो बेसिक जो है वो ये है। आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा और एक आपको ये देखने को मिलेगा। सर्वर प्लेटफॉर्म सर्विसेज वाले जो है वो सर्वर के बोर्डों के अंदर यूज़ होता है, लेकिन हमारे जो लैपटॉपों के अंदर रहेंगे ये दोनों में से एक रहेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादातर हमें मिलेंगे ये वाले CSME 11+। तो उसके अंदर कितने कितने प्रकार हम लोगों ने देखे, तो आप एक नोट ले लीजिए और इस सब चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में लिखते रहिए। तो हमारे टोटल 3 तरह के CSME हैं। एक है CSME, एक है CSE TXC और CSA SPS, जिसके अंदर हमें इन दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CSE हार्डवेयर अन्य प्रकार के फर्मवेयर जैसे कि पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, यानी कि उसके साथ में PMC भी जुड़ा, उसके साथ में इंटीग्रेटेड सेंसर हब ISH और iUnit क्लियर ऑडियो वॉइस स्पीच वायरलेस माइक्रोकोड आदि को चलाने में भी सक्षम है। तो CSME के अंदर और भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करके इन सब चीज़ों को, यानी कि कंट्रोलर हब, इंटीग्रेटेड सेंसर हब और PMC कंट्रोलिंग, इन सब को भी चलाया जाता है। हम लोग इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर आएंगे स्टेप बाय स्टेप कि PMC किसको बोलेंगे वगैरह वगैरह। एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि CSME क्या क्या कर सकता है। तो इंटेल का CSME का जो फर्मवेयर जो है उसको मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप काम करने के लिए हमें इन सभी विवरण के आधार पर क्लीन एमी के लिए काम करना है। यानी कि CSME के अंदर अलग अलग पार्ट बनाए हैं। तो अलग अलग पार्ट के अंदर हमारा एक तो रहता है CSME मेन, उसके बाद में दूसरे कंट्रोलर हब जैसे कि PMC, PCHC वगैरह वगैरह जो है वो अलग अलग पार्ट है। तो हम लोग अलग अलग पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में आगे देखते हैं कि CSME के अंदर हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग वर्जन 10 के पहले जो हम लोग एमी क्लीन करते थे, वही सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जो यूज़र नए हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी बन जाएगी, जो एक्सपर्ट है उनको मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नए यूज़रों के लिए भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो CSME वर्जन 12.0.341425, तो इसको हम बोलेंगे मेज़र, यानी कि 12 को हम मेज़र बोलेंगे, माइनर को हम बोलेंगे 0, हॉटफिक्स को हम बोलेंगे ये 34 जो है वो, और बिल्ड नंबर जो है 1425। बेसिकली ये जो है इसके अंदर हम मेज़र माइनर वर्जन को चेंज नहीं कर सकते, हॉटफिक्स और बिल्ड नंबर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में CSME का यहाँ पे 35 और 1535 वर्जन है, आपका पास में पर्टिकुलर ये वर्जन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपग्रेड वर्जन यूज़ कर सकते हो। लेकिन आगे के ये 2 अंक जो है, 2 वर्जन जो है मेजर और माइनर, उसको आपको चेंज नहीं करना है, आप पीछे के 2 वर्जनों को चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1 जिसको आपको लिख लेना है कि CSME के अंदर हम हॉटफिक्स और बिल्ड नंबर को अपडेट कर सकते हैं, जो है उससे ऊपर वाला। तो ये हो गया हमारा पहले वर्जन के बाद में हमें और कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है CSME जब क्लीन करना है तब हमें ध्यान में रखना है उसका SKU। तो SKU में आप जब CSME इसको एमी एनालाइज़र में ओपन करोगे आपकी पुरानी बायोस को, तो उसके अंदर आपको ये देखना है सबसे पहले वर्जन, दूसरा देखना है उसका SKU। यहाँ पे है कंज्यूमर H, तो वैसे ही कंज्यूमर भी आता है, कॉरपोरेट भी आता है। तो कंज्यूमर को दर्शाया जाता है CON से, कॉरपोरेट को दर्शाया जाता है COR से, स्लिम को स्लिम ही लिखते हैं, लाइट को लाइट ही लिखते हैं, 1.5 को 1.5 और 5MB को 5MB। यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर H है, आपकी बायोस के अंदर शायद यहाँ पे कॉरपोरेट होगा
तो COR होगा। अगर आपका स्लिम है तो यहाँ पे स्लिम लिखा होगा, लाइट है तो लाइट लिखा होगा, 1.5 हो तो 1.5, बस बिल्कुल वैसे ही। तो ये टाइप ऑफ SKU है। इतने टाइप के आपको SKU देखने को मिलेंगे अभी आपके जो भी लैपटॉप के बायोस है उसके अंदर। तो हमें दो चीज़ें हो गई। आपने दूसरी भी चीज़ ये नोट करनी है कि आपको SKU को भी ध्यान में रखना है। तीसरी जो हमारी आगे की जो रहेगी वो है चिपसेट का प्लेटफॉर्म। तो हम लोगों ने कंज्यूमर तो देखा, उसके पीछे ऐसे H लिखा होना चाहिए या फिर चिपसेट का यहाँ पे तो H होगा, या फिर किसी किसी में आपको LP लिखा मिलेगा, किसी में आपको N मिलेगा, किसी में V मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको H और LP ये दो ही यहाँ पे लिखे हुए होंगे जहाँ पे SKU है या फिर जहाँ पे ये चिपसेट लिखा हुआ है। तो आपको ये तीसरा पॉइंट लिखना है कि हमें चिपसेट को भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में अभी हम लोग देखते आगे टाइप ऑफ रीजन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पे स्टॉक रीजन है या एक्सट्रैक्टर है, RGN है, इसको कैसे सिलेक्ट करें। तो इसका एक बार आप फ़र्क समझ लो। हमारा जो अभी सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक है RGN एंड EXTR। RGN EXTR हम किसको बोलेंगे? तो RGN EXTR हम यहाँ पे टाइप को बोलेंगे। तो RGN क्या है और EXTR क्या है? EXTR का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड, इसका मतलब होता है डर्टी एक्सट्रैक्टेड कॉन्फ़िगर्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की कंपनी द्वारा की हुई कुछ बेसिक सेटिंग वाली जो बायोस की फाइल होती है उसको हम लोग एक्सट्रैक्टेड फाइल कहते हैं। इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा होगा कि आपने कहीं से बायोस को रीड किया किसी भी मदरबोर्ड से, किसी भी लैपटॉप से, और रीड करने के बाद में आपने उस बायोस को ओपन किया अपने ME एनालाइज़र में, तो वो यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड के तौर पे बताएगा। रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी कंपनी यानी कि इंटेल बनाती है ये ME रीजन बायोस की फाइल है, और बायोस की फाइल है जो कंपनी को देती है। तो ME रीजन जो है इंटेल देती है, सभी कंपनी को प्रोवाइड करती है ME रीजन, यानी कि उसके चिपसेट को चलने के लिए लगने वाला सॉफ्टवेयर जो हमारे बायोस के अंदर स्टोर रहता है। तो ये कंपनी को दिया जाता है। तो HP अपने अनुसार उसके अंदर कुछ सेटिंग करेगा, अपने CMOS सेटिंग के अनुसार कुछ चीज़ों को उसने डिसेबल रखा है, कुछ चीज़ों को एनेबल रखा है। तो वैसी चीज़ों को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा और उसको उसको बोला जाएगा उस टाइप को एक्सट्रैक्टेड टाइप। तो ये इंटेल की जो ME फाइल आई है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करने के बाद में जो फाइल बनी है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड फाइल। अभी समझते हैं स्टॉक फाइल। स्टॉक को हम लोग RGN से दर्शाते हैं। तो स्टॉक फाइल कैसी होगी? यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्टेड की जगह पे RGN लिखा होगा, RGN स्टॉक। तो यहाँ पे वो क्लीन होती है, अनकन्फिगर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ME रीजन के अंदर शुरुआत के अंदर 10 वर्जन जो था उसके अंदर एक्सट्रैक्टेड का मतलब वहाँ पे एक्सट्रैक्टेड था, लेकिन अभी CSME के अंदर कन्फ्यूगर्ड वर्ड आएगा। यहाँ पे जो इनिशियलाइज है उसकी जगह पे फाइल स्टेट रहेगा कन्फ्यूगर्ड। तो इसको हम लोग कन्फ्यूगर्ड फाइल, अनकन्फ्यूगर्ड फाइल ऐसे भी दर्शाते हैं CSME के लिए। तो एक्सट्रैक्टेड होगी वो कन्फ्यूगर्ड होगी। अगर आप स्टॉक फाइल यानी कि इंटेल कंपनी जो रीजन हमें देती है ME का, वही अगर आप उसके अंदर राइट कर लेते हो उस बायोस के अंदर, तो उसका स्टेट बन जाएगा अनकन्फ्यूगर्ड, यानी कि CSME के लिए वो बनेगी अनकन्फ्यूगर्ड बायोस की फाइल। तो हम लोगों ने कई जगह पे हम लोगों ने देखा कि अनकन्फ्यूगर्ड बायोस को अगर हम लोग राइट करते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। तो कुछ एक्सपीरियंस से ये पाया गया कि अगर हम लोगों ने अनकन्फ्यूगर्ड वाली बायोस की फाइल हम लोगों ने एक बार ME क्लीन करके डाल दी, उसके बाद में सिस्टम जो है 2 बार 3 बार रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, और वो रिस्टार्ट जो प्रोसेस होगी उसके बाद में वो एक अलग स्टेट में चला जाएगा और उस स्टेट का नाम होगा इनिशियलाइज। अभी हम समझेंगे तीसरी एक चीज़ को, इनिशियलाइज को। तो आइए चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट कि यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड किसको कहेंगे और स्टॉक किसको कहेंगे। एक्सट्रैक्टेड यानी कि कंपनी के द्वारा मॉडिफिकेशन की हुई फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्टेड कहेंगे, और इंटेल कंपनी जो हमें देती है बिल्कुल फ्रेश ME उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे। लेकिन CSME की भाषा में हम एक्सट्रैक्टेड को बोलेंगे कन्फ्यूगर्ड
और स्टॉक फाइल को हम बोलेंगे अनकन्फिगर्ड। अभी हमारी तीसरी जो है तीसरे प्रकार का जो हमारा स्टेट है, जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फाइल सिस्टम स्टेट। तो हम लोगों ने देख लिया कन्फ्यूगर्ड होगा, यानी कि वो कौन सी होगी, वो होगी कंपनी के द्वारा की हुई मॉडिफिकेशन वाली फाइल, जो CSME के अंदर यहाँ पे एज ए कन्फ्यूगर्ड होगी। अनकन्फ्यूगर्ड का मतलब कि इंटेल ने दी हुई फाइल जो है अनकन्फ्यूगर्ड। लेकिन आपको यहाँ पे एक तीसरा स्टेट देखने को मिल रहा है, इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज फाइल कैसे बनती है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनिशियलाइज फाइल कब बनती है, तो आप अलग से बाहर से फाइल को इनिशियलाइज नहीं बना सकते। इनिशियलाइज जो है वो सिस्टम खुद बनाता है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपने एक RGN वाली फाइल बायोस के अंदर एमी क्लीन के लिए यूज़ की है, या फिर एक्सट्रैक्टेड फाइल आपने एमी रीजन क्लीन करने के लिए यूज़ की है, तो वो जो फाइलें आपने बनाई उसको बायोस के अंदर आपने राइट किया, और राइट करने के बाद में जब आप सिस्टम को चालू करोगे तो सिस्टम अपने अनुसार उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। और वो मॉडिफिकेशन जो है हमारा जो PCH होता है, कंप्यूटर लैपटॉप मदरबोर्ड का जो PCH होगा, या फिर डेस्कटॉप मदरबोर्ड का जो PCH होगा, तो CSME के बाद में उसका जो प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब जो है PCH जो है, उसकी बायोस के अंदर मॉडिफिकेशन करके उस फाइल को बनाएगा इनिशियलाइज। तो आपको एक एक्सपीरियंस करना है तो आप कर सकते हो कि आप एक कन्फ्यूगर्ड वाली बायोस या फिर अनकन्फ्यूगर्ड वाली बायोस आपने अगर प्रोग्राम की, और प्रोग्राम करने के बाद में आपने उसको वापस उसको रीड किया, यानी कि एक बार लैपटॉप आपने ऑन कर दिया, लैपटॉप सही तरीके से चल रहा है, उसके बाद में आप लैपटॉप बंद करिए, वापस बायोस निकालिए, बायोस की फाइल को निकालिए, और उसको आप एमी एनालाइजर में जब आप देखोगे तो आपने तो राइट की थी कन्फ्यूगर्ड बायोस या फिर अनकन्फ्यूगर्ड बायोस, लेकिन अभी वो बन जाएगी इनिशियलाइज। तो वो इनिशियलाइज स्टेट कहाँ से आया, तो जब हम लोगों ने बायोस को क्लीन करके उसके अंदर राइट किया, तब उसके PCH ने उसको सेट करके उसको इनिशियलाइज लेवल पे लेके आ गया। तो यहाँ पे वो इनिशियलाइज में क्या चीज़ें होती है उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। बेसिकली जो RGN हो चाहे फिर EXTR फाइल हो एमी रीजन का, उसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कोड और दूसरा होता है डेटा। कोड जो है वो वास्तविक इंजन फर्मवेयर है, जबकि डेटा वह जगह है जहां सभी सिस्टम की विशिष्ट सेटिंग्स जो होती है वो संग्रहित की जाती है। कोड वास्तविक इंजन का मतलब ये होता है कोड के ऊपर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। कोड एक तरह की कमांडिंग है, जो कमांडिंग के आधार पे सिस्टम अपने अंदर का जो कन्फिग्रेशन है, उसके अंदर क्या USB पोर्ट लगा है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी है, कौन सा CPU लगा है, उसके अंदर कौन सा लैन है, साउंड है, वगैरह वगैरह, पूरी इन्फॉर्मेशन PCH जो है वो अपने साथ में लेके उस बायोस की डेटा एरिया जो है, जो CSME का जो डेटा एरिया है, उसके अंदर वो राइट कर लेता है, और राइट करने के बाद में वो फर्मवेयर बन जाती है इनिशियलाइज फॉर्मेट में। तो उसको कन्फ्यूगर किया जाता है। तो CSME के पहले ये कन्फिग्रेशन नहीं होता था, उसको हम लोग जो बायोस देते थे, जो डेटा देते थे, वही बायोस वही डेटा से वो पूरा सिस्टम ऑपरेट होता था। लेकिन अभी CSME आने के बाद में ये चीज़ें करने लगा है PCH, हमारा मेन PCH। तो इसका एमी रीजन क्लीन करने के तरीके भी अभी बदल जाएंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग एमी रीजन के अंदर किसको हम लोग डेटा एरिया बोलेंगे, किसको कोड एरिया बोलेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो डेटा एरिया है उसको MFS बोलते हैं। इस पॉइंट इसको आपको लिख लेना है, क्योंकि अभी हमारा आगे का जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर आने वाला है कि CSME रीजन के अंदर हमें FTPR, MFS और Flog, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम अपने अंदर खुद से बना के एमी रीजन के अंदर डालती है। तो हमें इन तीन चीज़ों को ही क्लियर करना है। हमें कोड को वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही और चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ ये FTPR, MFS और Flog, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो भी आपका डेटा उसके अंदर का क्लीन हो जाएगा, जो सिस्टम ने अपने अनुसार बना के उसके अंदर लगाया है, और वो बायोस जो है वो इनिशियलाइज लेवल से वापस बन जाएगी कन्फ्यूगर्ड लेवल पे। आई होप आप मेरी इस भाषा को आप समझ रहे हो। अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है, आप वापस टाइम स्लॉट में जाके उसको फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हो।
तो यहाँ पे MFS जो है उस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है कि जब वो कॉन्फ़िगर होता है और वो जो डेटा बनता है उसको MFS एरिया के अंदर डाला जाता है और उसके बाद में ही वो बन जाता है वो बायोस की फाइल इनिशियलाइज। तो ये टॉपिक हो गया हमारा अनकॉन्फ़िगर्ड, कॉन्फ़िगर्ड और इनिशियलाइज। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन ये पूछे थे कि क्या सर हम अनकॉन्फ़िगर्ड वाली बायोस की फ़ाइल लगा सकते हैं? तो उसके अंदर मैं बोलूँगा हाँ लगा सकते हो, एक चांस आप ले सकते हो। कई लैपटॉप के मदरबोर्ड कैपेबल है, कई मदरबोर्ड ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार रिस्टार्ट होंगे अपना हिसाब से। आप जब लैपटॉप चालू करोगे थोड़ा लेट डिस्प्ले आएगा तो एक बार रिस्टार्ट होगा, 2 बार रिस्टार्ट होगा, कहीं में 3 बार रिस्टार्ट होगा, तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज हो जाता है। लेकिन कई लैपटॉप ऐसे भी है कि आपने अनकॉन्फ़िगर्ड बायोस उसके ऊपर लगा दी तो लैपटॉप डिस्प्ले नहीं देगा। तो जब आपको अनकॉन्फ़िगर्ड बायोस के बारे में ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है तो आप 2 चांस ले सकते हो। पहले आपके पास में अनकॉन्फ़िगर्ड बायोस है उसको राइट करके चेक कर लो, और अगर वो नहीं होता है चालू फिर उसको कॉन्फ़िगर्ड लेवल पे ले जाओ। आप इनिशियलाइज बायोस तो बना ही नहीं सकते हो, तो आपको 2 ही तरह की बायोस के ऊपर फोकस करना है, अनकॉन्फ़िगर्ड और कॉन्फ़िगर्ड। इनिशियलाइज मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूँ, इनिशियलाइज सिस्टम खुद बनाता है, हम इसको बाहर से बना नहीं सकते, ना ही उसको हम राइट कर सकते हैं बना के। या फिर अगर हम लोगों ने इनिशियलाइज बायोस दूसरे लैपटॉप में से उठा के इसके अंदर राइट की तो हो सकता है वो लैपटॉप डिस्प्ले ना दे, और वहाँ पे आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न आ सकता है कि अभी नए लैपटॉपों के अंदर ये हो रहा है कि दूसरे लैपटॉप की बायोस हमारी लैपटॉप के अंदर नहीं चल रही है। तो उस केस के अंदर आपको इसको इनिशियलाइज लेवल से कॉन्फ़िगर्ड लेवल पे ले जाना पड़ेगा। एक बार आप कॉन्फ़िगर्ड लेवल पे ले जाओ और सिस्टम को खुद इनिशियलाइज करने दो और उसको इनिशियलाइज मोड पे लाके MFS के अंदर उसका डेटा लिखने दो। तो ये हो गया हमारी इन 3 जो बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि आगे मैंने बताया अनकॉन्फ़िगर्ड का अर्थ होता है इंजन फर्मवेयर इमेज वो स्टॉक है जिसे इंटेल कंपनी OEM कंपनी को प्रदान करता है और OEM द्वारा बिल्कुल भी कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, ये बिल्कुल क्लीन है एज इट इज़। जैसी RGN फाइल अगर वो HP को देता है, फॉर एग्जांपल 11ME का RGN उसने HP को दिया, वही RGN वो देगा डेल को, वही RGN देगा वो एप्पल को, सभी कंपनी को देगा। अभी एप्पल, डेल, HP, तोशिबा, एसर सभी कंपनी अपने अपने मदरबोर्ड के डिज़ाइन के अनुसार उसको बनाएंगे कॉन्फ़िगर्ड, जिसको हम लोगों ने बोला है EXTR। तो वो OEM मॉडल के अनुसार उसके अंदर की सेटिंग होती है और उसके इंजन जो उसके अंदर का जो एरिया है उसके सेटिंग के अंदर अप्लाई करवाया जाता है और उसका डेटा जो है वो उसके MFS के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद में इनिशियलाइज का अर्थ होता है इंजन क्षेत्र पर ऐसी प्रणाली से आता है जो पहले से चल रही थी और इस प्रकार का इंजन सह प्रोसेसर उस विशेष प्रणाली सिस्टम अनुसार RGN या डर्टी फाइल को उसके डेटा के भाग में अधिक कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो इनिशियलाइज में जैसे कि हमने बताया वैसे ही होगा कि RGN हो चाहे वो EXTR हो, उसके अंदर और थोड़ा सेटिंग करेगा और उसको वो इनिशियलाइज मोड पे लेके आएगा। तो इस तरह से आपको 3 तरह की यहाँ पे फाइल मिलेगी। आप देख लो यहाँ पे, आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे G33590 का मैंने 3 तरह की बायोस की फाइलें रखी हुई है। बायोस की फाइल वही है लेकिन अलग अलग स्टेट है। ये इनिशियलाइज है, तो जब भी मेरी बायोस इनिशियलाइज मुझे दिखती है तो मुझे समझ जाना है कि इस फाइल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ये कंपनी की यानी कि अपने मदरबोर्ड की ओरिजिनल फाइल है। मदरबोर्ड की बायोस से आपने जैसी फाइल को रीड किया वो हमेशा इनिशियलाइज में ही होगी, तो वो इनिशियलाइज स्टेट होगा। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो मदरबोर्ड के अंदर चल रही थी, वो फाइल है। उसके बाद में जब मैंने उसके ऊपर काम किया, उसकी CSME को क्लीन किया और उसके अंदर एक समझो एक रीजन RGN वाली फाइल डाल दी, तो वो बन गई अनकॉन्फ़िगर्ड। ये बायोस की फ़ाइल चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, शायद चलेगी। तो यहाँ पे मैं शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बोर्डों के लिए नहीं है। कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जो अनकॉन्फ़िगर्ड बायोसों को भी चला लेंगे और वो उसको इनिशियलाइज स्टेट में ले आएंगे। तो इसको आप लोग राइट कर सकते हो और अपना लैपटॉप को चालू करके चेक कर सकते हो। तीसरा जो स्टेट है वो कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि ये कौन सी है? मैंने इसी बायोस को कॉन्फ़िगर्ड भी बनाया है।
और इसको भी हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, अनकन्फिगर्ड किस तरह से बना सकते हैं, वो लोग हम लोग आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इनिशियलाइज, अनकन्फिगर्ड और कन्फिगर्ड, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तीनों का क्या डिफरेंस है और तीनों फाइलें को हम लोग एक बार देखते हैं तो हमें किस तरह से उसको समझना है। तो ये हो गया हमारा ये इस लेवल पे कि कन्फिगर्ड, इनिशियलाइज और अनकन्फिगर्ड में कैसे काम किया जाता है। अभी हम लोग आते हैं एमी रीजन को अभी CSME के अंदर क्लीन करना है, तो हमें पूरा कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ पोर्शन उसका जो है ना वो क्लीन कर देंगे तो भी हमारी एमी क्लीन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी के जो लेटेस्ट बोर्ड है, ज़्यादातर HP के बोर्ड, जिसके अंदर ये होता है कि जब आप एमी रीजन क्लीन करते हो आपका MPM अनलॉक का एरर आ जाता है, या फिर वो एमी रीजन क्लीन करने के बाद इलाइट बुक है, प्रो बुक है, 830, 840, G1, G2, इन सब बोर्डों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि एमी रीजन आपने क्लीन किया और आपका पूरा डेटा वहाँ से निकल जाता है, DMI का पूरा डेटा चला जाता है और वो MPM के प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि आप एमी रीजन का पूरा पार्ट चेंज करते हो इसकी वजह से। इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे टेबल है, उसमें से किसी ना किसी एक टेबल के अंदर वो सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो वो भी साथ साथ में चली जाती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर का पर्टिकुलर पार्ट अगर रिमूव करते हो तो ये भी एक थंब रूल नहीं है। कुछ कुछ बायोसों के अंदर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो लिया है उसके अंदर मैंने ये देखा है कि कई बायोसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने MFS या फिर FTPR को क्लीन किया है, मेरी एमी क्लीन हो गई लेकिन मेरा DMI नहीं गया, DMI वैसा का वैसा ही रहा है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, आप भी अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताओगे कि भाई किस तरह से आपके अंदर भी प्रॉब्लम आया है। तो ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे। तो MFS को हम लोग चेंज कर सकते हैं। MFS क्या है उसके बारे में अभी हम लोगों ने आगे देखा। MFS वो डेटा है जो को प्रोसेसर या जो अपना PCH है, प्रोसेसर है या को प्रोसेसर जो है, अपने सिस्टम के अनुसार उसका डेटा बना के उसके अंदर डेटा लिखता है। तो हम इसको क्लीन कर लेंगे। दूसरा FTPR, तो FTPR एक फॉल्ट टॉलरेंट पार्टीशन है। तो FTPR को आप क्लीन कर सकते हो, जिसके अंदर कोड होता है वो कोड आप चेंज कर सकते हो, नए कोड को अंदर ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आवश्यक होता है, जबकि फाइल सिस्टम पार्टीशन में कन्फिगर या फिर इनिशियलाइज डेटा होता है। देखो आप यहाँ पे कन्फिगर्ड या इनिशियलाइज डेटा होता है। कन्फिगर्ड इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो अनकन्फिगर्ड नहीं लिखा है। अगर स्टॉक होगा तो MFS में कोई डेटा होगा ही नहीं। MFS में कौन सा डेटा होता है, जो सिस्टम ने अपने हिसाब से स्टोर किया है, तो वो तो या तो कन्फिगर्ड में होगा, जो OEM कंपनी ने अपने मदरबोर्ड के अनुसार लिखा हुआ है, जो डेटा हम MFS के अंदर लिखते हैं, या फिर इनिशियलाइज का होगा जो सिस्टम अपने आप लिखता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ MFS को क्लियर करेंगे और एक FTPR को क्लियर करेंगे। कुछ कुछ बोर्डों के अंदर आपको F-log मिलेगा। F-log यानी कि इन सबका लॉग होता है, लॉग फाइल। तो लॉग फाइल को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमें तीन चीज़ों को क्लियर करना है, एक FTPR मेन कोड, एक है MFS और तीसरा जो है लॉग। तो यहाँ पे MFS और EFFS यहाँ पे दो लिखा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। CSME होगा तो आपको MFS देखने को मिलेगा, लेकिन अगर CSME नहीं है, सिंपल एमी रीजन है 10 वर्जन के पहले के, तो उसके अंदर आपको EFFS मिलेगा। तो इस तरह से आपको दोनों में से एक ही मिलेगा। तो CSME को आपको ध्यान में रखना है, MFS रहेगा। तो हम लोग कुछ CSME के फर्मवेयर में और भी पार्टीशन हो सकते हैं, तो उन सब पार्टीशनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3-4 पार्टीशन बताए हैं। अभी मैं आपको फिजिकली भी बताऊंगा कि कौन सी बायोस के अंदर कितने पार्टीशन हैं। वो आगे प्रैक्टिकल वर्क है, वो हम लोग प्रैक्टिकल में जब एमई क्लीन करेंगे तब हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे MFS को क्लीन करना है, FTPR को निकालना है और F-log को निकालना है। तो इसके बाद में हम लोग एमी क्लीन इसको कह सकते हैं, यानी कि पूरा एमी को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा DMI भी चला जाए या फिर और कोई दिक्कत अलग से आए। तो हम लोग अभी FTPR, MFS और F-log इन तीन के ऊपर फोकस करेंगे। अभी इसके बाद में एमी रीजन के बाद में अभी हमारे पास में और भी दूसरे पार्टीशन हैं, जिसको मैं वापस अभी हम लोग एमी एनालाइजर में देख लेते हैं।
तो ये हुआ एक पार्टीशन जिसके अंदर एमई रीजन है, CSEME, और एक यहाँ पे पार्टीशन है PMC, और एक पार्टीशन है यहाँ पे PCHC, वैसे ही और भी एक पार्टीशन है। तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है PMC, PCHC और PHY। ये तीनों क्या है? तो जैसे हम लोगों ने CSME देखा, वो बायोस के अंदर का एक पार्टीशन है। दूसरा एक इंडिपेंडेंट पार्टीशन है PMC। मैं अभी जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो आप ध्यान में रखिए, इंडिपेंडेंट पार्टीशन, यानी कि आप एमी रीजन क्लीन करते हो तब इस समय में इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आता है। तो एक पार्टीशन हमारा एमी हुआ, दूसरा एक पार्टीशन CSME के आ गया PMC, तीसरा एक पार्टीशन आ गया PCHC, चौथा एक पार्टीशन आ गया PHY। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टीशन है। तो मैं जब इंडिपेंडेंट पार्टीशन वर्ड यूज़ करता हूँ तब वो PMC भी हो सकता है, PCHC, PHY या फिर CSME। तो उसी को हम लोग बोलते हैं IUP, इंडिपेंडेंट अपडेट पार्टीशंस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं PMC के बारे में कि PMC क्या है। तो ये जो PMC है हमें अभी CSME आने के बाद में ही देखने को मिला है, तो हम तीनों चीज़ों को अलग अलग समझेंगे। तो PMC होता है, दूसरा एक होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब कंट्रोलर यानी कि PCHC, और तीसरा होता है USB टाइप C फिजिकल PHY। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो PMC, PCHC या PHY फर्मवेयर ये एक अलग से पार्टीशन है, और उसके वर्जन जो है सिर्फ और सिर्फ बिल्ट नंबर होता है, उस बिल्ट नंबर को ही हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि लास्ट वाला। CSME के अंदर हम लोगों ने देखा था, हम लोग ये 2 चेंज कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। लेकिन अगर आपको PMC को अपडेट करना है, PCHC को अपडेट करना है, PHY को करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर आपका अलग होगा तो चलेगा, आगे के ये 3 नंबर आपको वही रखने पड़ेंगे। तो ये एक थंब रूल हो जाएगा PMC, PCHC और PHY के लिए। तो PMC का काम क्या है, पहले तो वो समझ लो कि PMC जो है वो PCH की जो पावर प्रबंधन कार्यों का प्रबंधन करता है। यानी कि इसको एक आसान भाषा में समझाऊँ तो इस तरह से है कि पावर मैनेजमेंट है। पावर मैनेजमेंट किस तरह से होगा कि इसके अंदर PMC के द्वारा, PMC की फर्मवेयर के द्वारा PCH को एक आदेश दिया जाता है, पावर स्टेट ट्रांजिशन, यानी कि पावर को कंट्रोल करना। अभी के जो लैपटॉप होंगे ना, आपको देखने को मिला होगा उसकी बैटरी बैकअप की लाइफ बहुत बढ़ गई है। लैपटॉप के आवर्स जो है बैकअप का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अननेसेसरी, अनवांटेड, अनऑथोराइज या फिर अनवांटेड जो भी हमारे पावर कंजप्शन जो थे, तो उन सब को यहाँ पे PMC के द्वारा कंट्रोल करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल USB पोर्ट के ऊपर अगर समझो आपको डेटा क्लॉक के अंदर वो कंटिन्यूस, हमारे पहले वोल्ट वो चालू रहता था कनेक्शन, लेकिन अगर वहाँ पे कोई सप्लाई, कोई चीज़ लगी ही नहीं है तो फिर वहाँ पे सप्लाई चालू रखने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही आप लगाओगे इनिशियलाइज होगा, वो वहाँ पे डेटा क्लॉक का सिग्नलिंग चालू हो जाएगा। तो वैसी बहुत सारी जगह होगी, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। तो वैसे मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहाँ पे पावर की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो भी वो पावर जा रहा है। तो वैसी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है ये PMC का फर्मवेयर, जो PCH के द्वारा करवाता है। PCH एक हार्डवेयर है और उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो PMC फर्मवेयर के अंदर होगा। तो जब वेकअप का इवेंट होता है, वेकअप इवेंट का मतलब ये होता है कि आपका लैपटॉप शटडाउन मोड पे है, सभी पावर बंद है, तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ पावर अकेला बंद नहीं है, उसके साथ साथ में क्लॉक, लॉजिक सिग्नल, ये सब चीज़ें जो है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। तो उसको एक वेटिंग मोड पे ले जाता है। यानी कि यहाँ पे PMC आने के बाद में आपका जो क्लॉक जो है ना, जो क्लॉक जनरेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने लैपटॉपों के अंदर क्लॉक बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, क्योंकि क्लॉक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो हीट का मतलब ज़्यादा पावर कंजप्शन। तो क्लॉक सर्किट को या फिर ज़रूरी क्लॉक है वही चालू रखना, जैसे कि एस क्लॉक एक ऐसी जो स्लो क्लॉक है, ऐसी क्लॉक है जिसको हमेशा चालू रखना पड़ेगा। उसके अलावा कि सभी क्लॉकों को बंद रखेगा वो, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक वहाँ पे वो क्लॉक सिग्नल को भेजेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करवाया जाता है PMC की फर्मवेयर के द्वारा, जो PCH के लिए काम में लगेगी। तो PCH के द्वारा इवेंट को कॉन्फ़िगर करना,
कुछ इवेंट बनाई है आपने कि भाई 10 मिनट के बाद में बंद होना चाहिए, लैपटॉप बंद होना चाहिए, या फिर 15 मिनट के बाद में चालू होना चाहिए, या फिर आपने ऐसा किया है कि आपका लैपटॉप अभी शट डाउन है, आपने उसको ऑन किया, हाइबरनेट मोड से ऑन हो गया, तो वहाँ पे पावर का कंजप्शन होगा, पावर का कंट्रोल होगा। जब आप लोगों का सस्पेंडेड मोड पे लैपटॉप है तब सभी जगह पे क्लॉक की ज़रूरत नहीं है, पावर की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय में उन सब चीज़ों को स्लीप मोड में ले जाना, सिर्फ और सिर्फ एस क्लॉक को ही वो चालू रखेगा, बाकी की सभी चीज़ों को वो बंद करेगा। तो ये है एक PCH का काम जिसके अंदर PMC के द्वारा करवाया जाता है। और ये PCH जो है वो आया 2018 के बाद, जिसके अंदर कैनन पॉइंट PCH, फिर अपना कॉफ़ी कैनन लैक CPU के साथ में वो रिलीज़ किया गया। तो अभी जो PCH है वो एडवांस है, जो पावर कंजप्शन को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ में क्लॉक सर्किटों को भी बंद रखता है। तो PMC हम लोग जब रिप्लेस करते हैं तो PMC हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत कब पड़ती है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको रिप्लेस करना है, अपडेट करना है, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे। तो PMC का वर्जन सबसे पहले ध्यान में रखो, और मैंने आपको आगे ही बता दिया कि 1010 ये बिल्ड नंबर आप अपडेट ले सकते हो, लेकिन आप आगे के नंबर को अपडेट में नहीं ले सकते। दूसरा आ गया कि चिपसेट फैमिली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अंदर CMP लिखा होगा या फिर ICP लिखा होगा, LCAP लिखा होगा या फिर CMP लिखा होगा, तो ऐसे वर्जन आप ले सकते हो। चिपसेट प्लेटफॉर्म यानी कि वहाँ पे H, LP, N या V लिखा होगा, यहाँ पे LP है। वैसे ही चिपसेट स्टेपिंग A। तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। तो जब भी आप विनरेड जैसी साइटों के अंदर से PMC की फर्मवेयर डाउनलोड करोगे तो आपको फर्मवेयर किस तरह की देखने को मिलेगी, फाइल का नेम इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर PMC CNP HB 300.2 ऐसे आपको फाइल मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ पे CSME 15 LPB इस तरह से आपको फाइलों का नाम दिखेगा। तो इसके अंदर सभी चीज़ें हैं, देखो ये PMC है, उसके अंदर CNP है, H है, देखो ये H, ये B यानी कि चिपसेट स्टेपिंग और उसका वर्जन। तो हमें जो भी फाइलें मिलती है विनरेड जैसी साइटों से फर्मवेयर जब हम लेते हैं तब हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम यही फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो PMC फर्मवेयर को केवल संगत CSME फर्मवेयर के साथ में ही विलय करने के लिए बाद में ही अपडेट किया जाता है, यानी कि आपका CSME और PMC दोनों का वर्जन मैच होना उस समय में ज़रूरी है। तो आपको मैं यहाँ पे पूरा ग्राफ दे देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से CSME के अंदर कौन कौन से वर्जन के PMC आते हैं, PCSC आते हैं और PHY आते हैं। तो उसको थोड़ा अभी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। वर्जन 11 के अंदर ना तो PMC था, ना तो PCSC था, ना ही PHY था। हमारा सबसे पहला जो फ़ोटो था उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है कि जहाँ पे हमारा ME 11 है, ये रहा 11। देखो इसके अंदर ना तो PMC है, ना ही PHSC है, ना ही PHY है, कुछ भी नहीं है। तो 12 वर्जन के बाद में ही ये सब चालू हुआ है, तो इसको हम लोग 12 वर्जन से देखते हैं। तो CSME जब से 12 आया तब से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो PMC उसके अंदर कौन सा लगा, 3001, 3002। ME रीजन 12 के अंदर आपको PCSC या फिर PHY देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको PCSC PHY देखने को नहीं मिलेगा। वर्जन 13 के अंदर आपको PCSC देखने को मिलेगा, PHY देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही 13.30 आप इस तरह से देखते जाओ तो आपको किस में तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आपको 15 में देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे 150.2 150 और उसके अंदर P एक वर्जन है, तो एक ही में यहाँ पे है। 14.0 में भी यहाँ पे है और 13.30 में भी PHY है। तो 13, 14 और 15 तीनों में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर भी उसके अलग अलग वर्जन है, उसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप अगर नोट डाउन करके रखते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा इन फ्यूचर कि आपके अंदर PMC है, PCSC है या फिर PHY है या नहीं है, वो जानने के लिए।
तो जैसे PCH का हमारा जो आगे का जो हम लोगों ने देखा कि PMC जो है उसके द्वारा वो सब काम करवाया जाता है पावर मैनेजमेंट का। तो हमारा जो नेक्स्ट अभी जो हब है यानी कि IUP जो है, इंडिपेंडेंट जो है, वो है PCHC। अभी ये क्या काम करेगा? तो जो हमारा प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया PCH, जो हमारा मेन ब्रिज है, जो सिंगल ब्रिज आता है वो। तो ये जो PCH है उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस टाइप का वो PCH है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, उसके अंदर ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी एबिलिटी है, उसको हम लोग एक विशिष्ट तरह के प्रोग्राम के द्वारा हम लोग उसको बताते हैं कंप्यूटर को। तो प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब का मतलब होता है कि PCH को एक अपने हिसाब से वो कॉन्फ़िगरेशन कर सके, वो PMC से डेटा ले सकते हैं या फिर उसके द्वारा काम करवा सके, उसके लिए उसका खुद का एक कॉन्फ़िगरेशन का एक सॉफ्टवेयर, वो है हमारा PCHC। तो इसको भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन अगर आपको इसको अपडेट करना है, बदलना है, तो किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है उसका फैमिली कोड, या तो ICP होगा या फिर CMP होगा या फिर TGP होगा, इन तीन में से एक होगा। तो हमें उन तीन में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर उसका वर्जन भी देखना है, 14.0.0.7002। तो उदाहरण के लिए अगर CSME 13 है और वो LPD उपयोग किया गया है, तो ऐसे में PCHC जो है वो 13.0 ही होना चाहिए। यहाँ पे आप दूसरा वर्जन यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही 15.40 है तो उसके अंदर EHL 15 ही यूज़ करना पड़ेगा। तो PHSC फर्मवेयर को फ्लैश इमेज के माध्यम से संगत CSME फर्मवेयर के साथ में विलय करने के बाद में ही अपडेट किया जाता है। यानी कि CSME अगर आपका अपडेटेड है तो आपका PCHC भी अपडेटेड होगा, जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने ऑलरेडी उसको पहले से ही वो मैच करके ही आपको दिया होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मैन्युफैक्चरर लेवल पे है, इसके लिए यहाँ पे वो सब चीज़ें दी गई है। वरना हमें जब रिपेयरिंग करना है तब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने ये सब आपको मैच करके ही वो सब फाइलें दी होगी। तो ये हुआ हमारा एक अलग हब। अभी उसके बाद में हमारा इंडिपेंडेंट जो तीसरा जो हमारा जो उसका पार्टीशन है वो है USB टाइप C फिजिकल IUP PHY। अभी आप लोगों ने देखा होगा डेल के जो अभी नए लैपटॉप जो आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लैपटॉप आ रहे हैं, asus के आ रहे हैं, डेल के आ रहे हैं, एप्पल के आ रहे हैं, एप्पल के पहले स्टार्ट हुए थे, जिसके अंदर USB टाइप C से हम लोग पावर देते हैं। तो जब हमारा जिस लैपटॉप के अंदर USB टाइप C का अगर उसके अंदर पोर्ट होगा तो आपको समझ जाना है कि उसके अंदर PHY का फर्मवेयर होगा और होगा ही। तो PHY फर्मवेयर का काम ये है कि आपका USB पावर मैनेजमेंट करना, USB से आए हुए पावर को मैनेज करना। आपने देखा होगा कि अभी USB टाइप C का जो चार्जर है वो आप 19 वोल्ट का लोगे तो वो 5 वोल्ट भी निकाल सकता है, 12 भी निकाल सकता है, 19 भी निकाल सकता है, यानी कि अपने आप से वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। तो स्मार्टली वो अपने एम्पियर वोल्टेज वो कंट्रोल कर रहा है। वो पूरा फर्मवेयर, वो पूरी हार्डवेयर जो है वो अलग से एक डिज़ाइन की हुई है। वो कंसेप्ट पूरा नया है, हमारी लैपटॉप इंडस्ट्रीज़ के लिए भी नया है। तो वो सर्किटें भी उसके अंदर ऐड हुई है। तो उसको चलाने के लिए और उसके जो वोल्टेज आ रहे हैं उसको समझने के लिए सिस्टम को खुद का एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो PHY के फर्मवेयर के प्रोग्राम के द्वारा ही वो समझ पाएगा। तो PHY हमारा तब आएगा जब हमारा मदरबोर्ड USB टाइप C को सपोर्ट करता होगा। तो आप देखना कि PHY फर्मवेयर आपका 15 में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही लेटेस्ट वाले अभी के लैपटॉप के बोर्ड है। तो PHY आपको ज़्यादातर 15 में दिखेंगे, और भी पुराने वर्जन में थे, लेकिन 15 के अंदर अभी ये ज़्यादा दिख रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर भी आपको PHY आपको पार्टीशन हर एक बायोस की CSME के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक थियोरेटिकल, कि हम लोग इन सभी पार्टीशनों को किस तरह से समझेंगे। ये जो पार्टीशन है सभी अलग अलग है, सभी इंडिपेंडेंट है। अगर आप CSME क्लीन करते हो तो ना तो उसको PMC या फिर PCHC या फिर वॉट एवर जितने भी अलग अलग पार्टीशन है उसमें से किसी को भी वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
आप ओनली एमी क्लीन भी कर सकते हो, ओनली आप दूसरे पार्टीशन को भी रिप्लेस कर सकते हो, हालांकि उन पार्टीशनों को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर करना है तो भी आप उसको अलग से करवा सकते हो। तो ये था हमारा जो पॉइंट के सभी चीज़ों को समझना, जिसके अंदर हम लोगों ने सब चीज़ें कवर कर ली कि पीएमसी, पीसीएससी, पीएचवाई किसको बोलेंगे, एफटीपीआर, एमएफएस, एफलॉक किसको बोलेंगे, अनकन्फिगर, कन्फिगर, इनिशियलाइज, इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज अभी हमारे पास में है। तो जब अभी हम लोग इसको क्लीन एमी रीजन करते हैं या फिर अलग अलग रीजन यानी कि अलग अलग पार्टीशन को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी हमारी ज़रूरी है। तो हमारे लिए वो भी आसान हो जाएगा कि एक एमी रीजन क्लीन करना है या फिर अदर पार्टीशन को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम किस तरह से कर पाएंगे। तो आगे हम लोग अभी देखते हैं पूरा प्रैक्टिकल वर्क। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे प्रैक्टिकल वर्क की ओर कि हमारा जो 6 नंबर का जो टॉपिक है क्लीन रीजन एंड रिप्लेस रीजन, अलग अलग जो हमारे इंडिपेंडेंट जो रीजन जो थे यानी कि जो पार्टीशन थे उसको कैसे रिप्लेस कर रहे। तो उसके लिए अभी मेरे पास में यहाँ पे जो फाइलें हैं जो जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, मैं इन सभी फाइलों को यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आप देख सकोगे, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क कर पाओगे जब भी आपको इस वीडियो को देख के अगर उसको रिवीजन करना है तो वो मैं फाइलें यहाँ पे अपलोड करवा दूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि एमी 11, 14, 12 वर्जन है, 15 वर्जन है और एमएफएस है। 13 नहीं लिया है, 13, 14 या 12 वो सेम ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिया। तो एमएफएस डेटा चंक, एमएफएस एक अलग एरर है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन एंड में। तो जो सबसे आसान है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और धीरे धीरे करके अलग अलग जो पार्टीशन है उसको रिप्लेस करने की विधि भी हम लोग आगे के वर्जनों के अंदर इन्हीं फाइलों के उपयोग करके हम लोग करने वाले हैं। तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जाना है, पर्टिकुलर एमी रीजन क्लीन के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके जो टाइम स्लॉट है उसके द्वारा आप डायरेक्ट उसी लोकेशन पे जाके वो वीडियो को आगे देख पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एमी 11। अभी मेरे पास में एक मदरबोर्ड जो है HP 840G3, इस वर्ज़न का मुझे CSME अगर क्लीन करना है तो उसके लिए किस तरह से करेंगे हम लोग सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो LB है, LB के अंदर हमारा यहाँ पे आपको अलग अलग इस तरह से फील्ड मिलेंगे जिसके अंदर से आपको आ जाना है एमी सपोर्ट टूल के अंदर और यहाँ पे आपको फाइल को ओपन करना है। एमी 11 की ये फाइल हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। तो इस तरह से वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले ही देखा था कि CSME के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमें सबसे पहले तो वर्जन ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने अपने डेटाबेस में से सिलेक्ट कर लिया कि इतनी फाइलें हैं जो 11 वर्जन वाली है, जिसके अंदर मेजर, माइनर, हॉटफिक्स और बिल्ड। अगर मैं यहाँ से इस तरह से टिक निकालता हूँ तो वर्जन और भी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें सेम टू सेम ही लेना है। तो हॉटफिक्स और बिल्ड नंबर भी हम लोग वही लेंगे। तो इसके डेटाबेस के अंदर ये फाइलें हैं, लेकिन अभी इसके अंदर से भी हमें कौन सी फाइल को सिलेक्ट करना है वो बात अभी हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक तो सबसे पहले वर्जन, तो 11.0.0.11.1202 सभी वही है। उसके बाद में कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट LP है। देखो कॉर्पोरेट LP और C, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखिए, SKU और चिपसेट। तो कॉर्पोरेट का COR, LP और C। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए COR यहाँ पे है, यहाँ पे HD है, हमें LP नहीं मिल रहा है, तो हमें एक LP वाला भी चाहिए होगा यहाँ पे। तो एक देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट LPC आ गया। तो ये LPC, अभी ये NPDM का मतलब क्या होता है, पावर डाउन मिटिगेशन जो यहाँ पे है वो नो है, यानी कि नो पावर डाउन मिटिगेशन। तो ये हो गया NPDM। और PRD RGN का मतलब हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक रीजन है, यानी कि इंटेल कंपनी ने दी हुई फाइल, ये एक्सट्रैक्टेड नहीं है, यानी कि किसी भी OEM कंपनी की फाइल नहीं है, इंटेल कंपनी की फ्रेश फाइल है। और एक बात आपको यहाँ पे साइज़ देखो, तो साइज़ यहाँ पे 603,000 है, तो यहाँ पे 603,000 है। तो आपको यही फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इन तीन में से आप कोई फाइल सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसका रीज़न यह है कि यहाँ पे चिपसेट, SKU, इन सब में कहीं ना कहीं अलग फ़र्क है, लेकिन ये आपकी मैच हो रही है, कॉर्पोरेट, LP, C, NPDM और RGN।
तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड की जगह पे हम लोग RGN लेंगे और इसको हम लोग करेंगे क्लीन। अभी यहाँ पे देखो ये इनिशियलाइज मोड पे है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लीन करेंगे, यहाँ पे सीधा ही गो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो एमी क्लीन हो गई, हमें पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा है। तो यहाँ पे clear.lb, ये उसका एक्सटेंशन LB होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाद में रीनेम कर पाओगे। तो अभी हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं और इसको ओपन करके इसको वापस एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके हम लोग इन दोनों फाइलों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो CSME 11111202 प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉर्पोरेट LP C। अभी हमें देखना कहाँ पे है, यहाँ पे फाइल स्टेट। एमी क्लीन करने के बाद में ये बन गई कन्फ्यूगर्ड, तो ये कन्फ्यूगर्ड फाइल है। तो कन्फ्यूगर्ड फाइल है तो आप इसको अभी ये बायोस प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम करो और जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करोगे वो कन्फ्यूगर्ड स्टेट में से निकल के चली जाएगी इनिशियलाइज स्टेट के अंदर। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम करेगा, जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया। तो यहाँ पे कन्फ्यूगर्ड बायोस है, उसका साइज़ भी सेम है, सब कुछ क्लियर है, यानी कि ये बायोस की फाइल 11 के लिए आपकी सीधी ही हो गई क्लीन इस LB टूल के द्वारा। हम यहाँ पे LB के टूल के अंदर यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें समझो कि दूसरी भी तरीका है जो हम लोग आगे देखेंगे MFS, NTPR, FTPR और FLOG को क्लियर करने की विधि में, तो ये हम लोगों ने 11 किया, वैसे ही दूसरे बायोसों के लिए भी अभी हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। तो ये फाइल आपकी रेडी हो गई, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक्सटेंशन में बीन लेके या फिर LB रख के भी अगर आप वहाँ पे प्रोग्रामर में इसको सिलेक्ट कर लोगे तो भी वो काम करेगा। तो ये फाइल हो गई आपकी एमी क्लीन जो कन्फ्यूगर्ड बायोस है। अभी देखते हैं CSME 12 को किस तरह से करें। अभी देखो 12 के अंदर हमें PMC आएगा, तो PMC भी आएगा और आगे जो बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे और भी फील्ड बढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 12 के लिए भी ओनली CSME क्लीन के लिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल को ओपन कर लो। अभी हम लोग 12 के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो 12 के अंदर ओपन किया, अभी इसको एनालाइज करिए कि इन दोनों में से कौन सी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया और ये इनिशियलाइज है, यानी कि ये 101% हम लोगों ने बायोस मदरबोर्ड से निकाली है, वही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है और सिस्टम ने इनिशियलाइज करके हमें वो फाइल दी हुई है। तो इसके अंदर भी हमें वैसे ही वर्जन नंबर और कौन सी चीज़ कंज्यूमर, तो CON, तो CON कंज्यूमर, H है हमारा चिपसेट H है, पीछे BA है तो BA है। अभी यहाँ पे हमें RGN नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सट्रैक्टेड बायोस ले लो और इसको आप क्लीन के लिए क्लीन के बटन के ऊपर क्लिक करो। अभी आपको इस तरह से अलग से मेनू देखने को मिलेगा। LB के लिए 11 के लिए ऑटोमेटिकली करता है, 11 के बाद में जितनी भी चीज़ें हो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा। अभी आप इसके अंदर से अलग अलग पैरामीटर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ के स्टेप अभी देखो, तो जैसे ही ओपन किया आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए डिटेक्ट पैरामीटर। ऐसा है तो आप नोट और पेन लेके आप उसके स्टेप लिख लो। तो डिटेक्ट पैरामीटर के ऊपर क्लिक करना है। डिटेक्ट पैरामीटर के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अलग अलग आपको पैरामीटर दिखने को मिल जाएंगे, उसके अलग अलग इंटरनल पार्टीशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर PMCP है, तो देखो यहाँ पे PMC भी है, तो ये भी आप अलग से रिप्लेस कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे NFT भी अलग अलग यहाँ पे पार्टीशन है। तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ एमी क्लीन का ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग के ऊपर जाओ, ऑटो कॉन्फ़िग के ऊपर जाके चेक ऑल करो और चेक पैरामीटर। तो अभी इस एमी रीजन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ FLOG, FTDR और एक हमारा है MFS। तो FTPR क्या है, वो हमारा एमी रीजन का कोड है। MFS क्या है, तो जो इनिशियलाइज हुई बायोस जो है उसका डेटा जो है वो MFS के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा MFS हमें क्लियर करना है। और FLOG यानी कि पूरी फाइल की जो लॉग फाइल है वो लॉग फाइल है। तो हम इन तीन चीज़ों को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। PMCP हम यहाँ से रिप्लेस नहीं करेंगे, वो मैं आपको दूसरा अलग से तरीका बताऊँगा। लेकिन अगर आपको ओनली CSME रिप्लेस करनी है तो इतनी चीज़ों को आप सिलेक्ट करो। आप दूसरे भी ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हो।
आपको सिर्फ और सिर्फ यूईपी को सिलेक्ट नहीं करना है, वो बात आप ध्यान में रखना। सीएसएमई के लिए यूईपी को सिलेक्ट नहीं करना है, वो एक अलग से विषय है कि उसको क्यों नहीं करना है। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आपको सीएसएमई के अंदर यूईपी दिखे, यहाँ पे जो इंटरफेस डेटा जो होता है उसका मार्किंग वगैरह होता है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन ओनली सीएसएमई को क्लीन करना है तो एमएफएस, एफलॉग और एफटीपीआर, ये 3 चीज़ें ही आपको गो के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो रीजन रिप्लेस, तो इतने रीजन ही उसके अंदर के एमी रीजन के अंदर के वो रिप्लेस होंगे। और यहाँ पे जब प्रोसेस एंड लिख के आ जाए तब जाके यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, और एग्जिट करके फाइल को कर देना है सेव फाइल, और ये नई फाइल बन जाएगी। तो इसका भी एक्सटेंशन एलबी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सेव कर लो और इसको अभी क्लोज कर लो। अभी हम उस फाइल को ओपन करते हैं, 12 वाली जो है वो ओपन, और इसको करते हैं एनालाइज, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे CSME हमारी 12 वर्जन वाली है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनकन्फ्यूगर्ड है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार राइट करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली 3-4 बार रिस्टार्ट होगा। जो सपोर्ट करता होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है तो भी उसका एक अलग से रास्ता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले वर्जन के अंदर बताता हूँ कि वो भी अगर अनकॉन्फ़िगर्ड है तो उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए भी एक मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अनकॉन्फ़िगर्ड बायोस आपके हाथ में आई है, एक बार आप उसको राइट करो। अगर आपका मदरबोर्ड उसको सपोर्ट करता है तो एक बार वो रिस्टार्ट करेगा, इस CSME को अपने हिसाब से इनिशियलाइज़ करेगा 2-3 बार रिस्टार्ट होने के बाद में, और उसके बाद में वो चालू हो जाएगा और वो इनिशियलाइज बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है या फिर डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो उस समय में आपको 100% कॉन्फ़िगर्ड वाली बायोस ही लगानी पड़ेगी। तो एक चांस आप अनकॉन्फ़िगर्ड वाली का भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ MFS, FTPR और एफलॉग, इन 3 चीज़ों को क्लियर करके। तो ये करने के बाद में आप एक बार राइट कर लो। अभी हम लोग तीसरी बायोस जो देखते हैं ME14, इसके अंदर हम लोग अनकन्फ्यूगर्ड और कन्फ्यूगर्ड दोनों तरह की फाइलें अभी हम बनाएंगे। तो वर्जन 14 के लिए हम लोग चले जाते हैं उस फोल्डर के अंदर, और कोई भी फाइल, ये दोनों अलग अलग फाइल है, लेकिन मैं अभी इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको एनालाइज करो। एनालाइज करके अभी देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो PCHC, PMC और CSME। तो अभी हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कॉन्फ़िगर्ड और अनकॉन्फ़िगर्ड दोनों तरह की फाइलें इसमें से बनाएंगे। ये प्रोसेस आप सभी बायोस में कर सकते हो, सभी CSME के वर्जन में कर सकते हो, लेकिन मैं हर एक बायोस के अंदर एक एक करके आपको आगे सभी स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, अनकॉन्फ़िगर्ड वाली बायोस फाइल बनाएंगे पहले। तो 14.0 है, तो 14.0 451389। अभी इसके अंदर कॉरपोरेट है LPBA, तो कॉरपोरेट LPBA ये वाली फाइल है। तो यही एक फाइल है जो हम लोग इसके अंदर राइट कर सकते हैं। तो इसको आप क्लीन एमी करो, क्लीन एमी करो, प्रोसेस वही है। डिटेक्ट पैरामीटर, डिटेक्ट पैरामीटर के बाद में यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िग, चेक ऑल, चेक पैरामीटर, और इसके अंदर से MFS, FTPR, एफलॉग, इसको करो गो। यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगी, रीजन उसके रिप्लेस होंगे, और यहाँ पे आ गया प्रोसेस एंड, यानी कि फाइल हमारी बन गई। इसको कर दो अभी सेव, इसको कर दो क्लोज। अभी हम लोगों ने जो अनकॉन्फ़िगर्ड बायोस जो बनाई है उसको अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ME एनालाइजर में। तो देखिए यहाँ पे ME रिप्लेस तो हो गई, लेकिन ये अनकॉन्फ़िगर्ड स्टेट में है। अभी स्टेट को भी मैंने बताया वैसे ही, एक बार आप लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको कॉन्फ़िगर्ड बनाना है तो इसके लिए FITC LB के अंदर इनबिल्ट बना दिया है, और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको यूज़ कर सकोगे।
आपको पाथ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान स्टेप है जिसके द्वारा अभी हम कॉन्फ़िगर्ड बायोस की फाइल बनाएंगे, जिसके लिए अभी हमें यहाँ पे टैब जो 3 टैब है उसमें से मैनुअल एमई के अंदर जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ज़न 11 9 टू लेके 15 तक के सभी वर्ज़न यहाँ पे है। तो अभी हमें तो मालूम है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वाली फाइल है और फाइल ये ओपन है, कॉर्पोरेट वाली है, और यहाँ पे 14 के ऊपर क्लिक करना है। तो आप 14.0 11 या फिर 20 दोनों में से कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 0 है ही। तो 45 वाली है तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे। एक बात ध्यान में रखना, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे तभी ये FITC वाला टूल चलेगा। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड के अंदर इस फोल्डर के अंदर देखना है कौन सी चीज़ बनती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने अभी इसको ओपन किया तो अभी देखो एक स्पेयर एमी करके एक फाइल बनी। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ। हुआ क्या कि मैंने जब इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ में इसको सिलेक्ट किया तो उसने ये किया कि इस फाइल में से ओनली स्पेयर एमी बायोस की फाइल बना के, यानी कि एमी रीजन की फाइल यहाँ पे उसने उसी फोल्डर के अंदर रख दी है। तो हम लोगों ने इस फाइल को ओपन किया, उसका स्पेयर एमी हमारे पास में ये नया वाला यहाँ पे आ गया है। अभी आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना है जब आप उसको मैनुअल मोड पे जाते हो तब। मैं आपको उस वीडियो को ऐसा है तो दोबारा एक बार देख लेना कि मैंने दोनों जगह पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया और ये FITC टूल ओपन हुआ। यहाँ पे अभी आपको कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करना है, ना ही आगे पीछे करना है। जिस स्टेप से अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करते जाना है। आप ऐसा है तो स्टेप लिख लीजिए। जैसे ये FITC ओपन होता है, सबसे पहले आपको ओपन पे क्लिक करना है। स्पेयर एमी हमारे पास में ऑलरेडी आ गई है और हमारी जो ओरिजिनल फाइल है जिसका हमें CSME क्लीन करना है उस फाइल को हमें ओपन करना है। यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप में गलती ना हो वो खास ध्यान में रखना। तो हमारी अभी ये फाइल ओपन हो गई। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो उसने एक अलग से फोल्डर बना दिया जिसके अंदर सभी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली होगी उसने। स्टेप नंबर 2, आपको बिल्ड में जाना है, बिल्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको जनरेट इंटरमीडिएट फाइल्स जो है उस ऑप्शन को कर देना है नो और इसको करना है क्लोज। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 जो है वो है हमें करना है इसको सेव। जब हम सेव करेंगे तो एक XML फाइल बनेगी, तो यहीं पे वो XML फाइल बनेगी सेव। तो ये जो 3 स्टेप जो मैंने बताए वो ना तो आगे पीछे होने चाहिए, ना ही कोई भी स्टेप आपका रहना चाहिए। अगर आपका कोई स्टेप रहेगा तो आपका फाइल नहीं बनेगा। तो ये तीनों स्टेप काम करने के बाद में इसको भी हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी सबसे पहले हम लोगों ने स्पेयर एमी सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बना ली थी। इसको आप कॉपी करो, इसको आप इस फोल्डर के अंदर चले जाओ, इस डीकॉम्प्रेस में चले जाओ और यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर लो। इस फाइल को पेस्ट कर लिया, उसके बाद में आप देखो साइज़ देखो, इसका 11 है और इसका एमी का साइज़ है 7589। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रीनेम के लिए ओपन करो, Ctrl+C, कीबोर्ड से Ctrl+C या फिर माउस की राइट क्लिक से कॉपी, इन वर्ड को हमें कॉपी करना है और इस फाइल को फिर हमें डिलीट कर देना है। और इस स्पेयर एमी जो है उसको करो रीनेम, Ctrl+V। ये अभी हम लोगों ने स्पेयर एमी को बना दिया एमी सब पार्टीशन। अभी हम लोग वापस इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और वापस FITC के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा चौथा स्टेप जो था वो स्पेयर एमी को हमने रिप्लेस कर दिया एज ए एमी फाइल। अभी उसके बाद का स्टेप जो है, फाइल के ऊपर क्लिक करो, ओपन करो और ओपन में आपको अभी अनटाइटल XML फाइल को ओपन करना है। स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। इस XML को ओपन कर लिया। अभी आपको सिंपल यहाँ पे आपको करना है उसको बिल्ड। तो बिल्ड के ऊपर जाके बिल्ड इमेज करोगे, यहाँ पे वो फाइल बनेगी बिल्ड इमेज। यहाँ पे यस, आपकी यहाँ पे output.bin करके एक फ़ाइल बन गई। यही आपकी एमी क्लीन फाइल है।
अभी देखो, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं वापस। तो ये आपकी थी इनिशियलाइज, ये आपकी थी अनकन्फ्यूगर्ड, और अभी हम लोग देख लेते हैं जो हमने फाइल बनाई है कन्फ्यूगर्ड है या क्या है, इसको एनालाइज करेंगे। तो ये बन गई आपकी कन्फ्यूगर्ड बायोस। तो अगर आपका इससे डिस्प्ले नहीं आता है तो आपको कन्फ्यूगर्ड बायोस इससे आप डिस्प्ले ले सकते हो। वर्जन 11 के अंदर तो हम लोगों ने ऑलरेडी कन्फ्यूगर्ड ही बनाया था, इसके अंदर अनकन्फ्यूगर्ड बना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मैन्युअल एमी क्लीन करके भी इस सिंपल स्टेप से आप एमी को कन्फ्यूगर्ड बना सकते हो और ये 100% आपकी फाइल काम करेगी। इसके अंदर आप साइज़ देखो, सभी की साइज़ कॉमन है, साइज़ में कोई इश्यू नहीं होगा, ना ही कोई नीचे की और एरर है। तो यहाँ पे कोई एरर, MFS डेटा, चंक डेटा, कुछ भी एरर नहीं है। तो अभी आप इसको एक बार राइट करके चेक कर सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो PMC या फिर PCHC अगर हमें रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकते हैं CSME के साथ साथ में, उसके बारे में अभी हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमारे पास में लास्ट जो बायोस है उसके अंदर अभी हम लोग सभी पार्टीशनों को चेंज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग PMC को भी चेंज करेंगे, PCHC को भी चेंज करेंगे, PHY को भी करेंगे और एमी क्लीन भी कर लेंगे। तो उसको किस तरह से करते हैं इसको अभी हम लोग देखते हैं। मेरे पास में अभी जो ये फाइल है डेल का जो है 7420 को, इसको ओपन कर लो। हम लोग सबसे पहले तो इसको एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज करके इसको देख लेते हैं। अभी इसके स्टेप जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लास्ट फाइल है और बहुत ज़्यादा स्टेप इसके अंदर फॉलो करने हैं। तो इसके अंदर अभी हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे 15 वर्जन है, कॉर्पोरेट LP, मेरा ये कॉर्पोरेट LP है और इसको करते हैं क्लीन। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटेक्ट पैरामीटर के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। अभी सभी बायोसों से अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी और हम इस 15 वर्जन को कन्फ्यूगर्ड वाली ही बनाते हैं। अभी हम इसको अनकन्फ्यूगर्ड नहीं बनाते हैं, कन्फ्यूगर्ड वाली ही बनाते हैं और वो भी LB से किस तरह से बनाएंगे देखो। तो एडवांस कन्फिग में जाके चेक ऑल करो, चेक पैरामीटर, और आपको याद हो तो मैंने आपको 3 चीज़ें सिलेक्ट करने को बोली थी, MFS, FTPR और FLOG, लेकिन इसके अंदर थोड़े फील्ड ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह से ज़्यादा फील्ड दिखते हैं वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है वो अभी ध्यान में देखो। तो MFS और FTPR जो है और FLOG, ये 3 तो हमारे कॉमन है ही। इसके साथ साथ में यहाँ पे अभी और हम और कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको 12 वर्जन में, 11 वर्जन में EFS ऐसा नहीं था। अगर आपको दिखता है तो EFS को सिलेक्ट करो। तो अभी हमारे पास में और एक फील्ड आ गया EFS। EFS एक MFS का ही पार्ट है, तो डेटा इसके अंदर भी होता है। तो EFS को भी क्लिक करो। और FTPR के भी दूसरे पार्ट हो सकते हैं, FTPR के कोड और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे FTPR और एक है, तो FTPR यानी कि FTPR जितना भी दिखे उन सब के ऊपर क्लिक कर लो, बाकी के क्लिक नहीं करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने सब देख लिया। देखो, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। मैंने MFS सिलेक्ट किया है, FLOG, EFS, FTPR और FTPR, इतनी चीज़ों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको करो गो, यहाँ पे पूरी प्रोसेस होगी। बस इतने ही उसके अंदर से पार्टीशन डिलीट होंगे CSME से, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर ये आपकी HP की बायोस है तो आपका DMI का डेटा भी एज इट इज़ रहेगा, DMI का डेटा भी जाएगा नहीं। तो ये मैंने कई HP के बायोस के एक्सपीरियंस में देखा है कि इतनी चीज़ें सिलेक्ट करने से वो DMI का डेटा भी नहीं जाता है। इसको कर दो अभी एग्ज़िट। अभी हमें चेंज क्या करना है, तो हमारा सबसे पहला जो हमारा चेंज वाला जो ऑप्शन था, हम लोग सबसे पहले चेंज करते PMC। तो हम लोग अभी इसको चेंज करेंगे PMC को। तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट पैरामीटर में PMCP यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसके साथ में वर्जन भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे PMCP का ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा अपने डेटाबेस में से कि इसका PMC कौन सा सूटेबल है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेना नहीं है। सीधा फाइल को सिलेक्ट करो और सेव टू रैम करना है। सेव टू रैम करूँगा तब यहाँ पे आपको देखना है, सेव टू रैम किया और यहाँ पे डन जब लिख के आए
तो यहाँ पे डन लिख के आया है। तो उसके बाद में ही इसको क्लोज़ करो, यानी कि इस बायोस में से PMCP रिप्लेस हो चुका है, जिसने मेरे LB के फोल्डर में से ही वो डेटा लिया है और इस बायोस के अंदर डाल दिया है। और साथ ही साथ में अगर मुझे PCHC भी रिप्लेस करना है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे PMC रिप्लेस हो गया, अभी मुझे इस PCHC को भी रिप्लेस करना है और PHY को भी रिप्लेस करना है। तो PCHC को भी सेम प्रोसेस, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से PCHC को सिलेक्ट करो, सेव टू रैम, यहाँ पे डन करके ऑप्शन आएगा, डन, उसके बाद में ही इसको क्लोज़ करो। तो PCHC भी हमारा रिप्लेस हो चुका है। और PHY, तो अभी यहाँ पे NPHY लिखा है, वही है हमारा PHY। तो PHY को भी अभी हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सेव टू रैम, डन आने तक वेट करो, डन आ गया, उसके बाद में इसको क्लोज करो। तो इसके अंदर से तीनों टोटल 4 चीज़ हमने CSME भी क्लीन कर ली है, PMC भी रिप्लेस किया है, PCHC भी रिप्लेस किया है और PHY भी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है। तो इसको अभी हम लोग करेंगे सेव। बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनेगी, एक फाइल बन गई, इसको अभी कर दो क्लोज। तो ये जो फाइल हमारी है उसके अंदर सब कुछ चेंज है। अभी इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो हमारी पुरानी जो फाइल थी वो ये थी, जो इनिशियलाइज मोड में थी, जो हमने बायोस में से निकाली है। अभी हम लोग ओपन करते हैं नई बनी हुई फाइल, इसको ओपन किया, एनालाइज किया, ओके। तो यहाँ पे देखो CSME हम लोगों ने क्लीन की है, इनिशियलाइज में से वो कन्फिगर्ड हो गया है, यानी कि हमारा ये जो हम लोगों ने अदर जो फील्ड मैंने जो सिलेक्ट किए थे उसकी वजह से वो अनकन्फिगर्ड की जगह पे वो कन्फिगर्ड वाली बायोस बन गई है। यानी कि हमें यहाँ पे FITC टूल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे अनकन्फिगर्ड है, आपको FITC से मैन्युअली करना है तो भी कर सकते हो। आपको फील्ड समझ में नहीं आ रहे हैं जो LB के अंदर के है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैन्युअल मोड से भी कर लो। जो मैंने आपको आगे स्टेप बताए बस बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करने हैं FITC के लिए। इसका PMC जो है वो भी हमारा जो है सेम टू सेम नंबर का है। यहाँ पे हमें हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको रिप्लेस करने की, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप इस तरह से सभी फील्डों को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो फाइल है सब हमारे पार्टीशन रिप्लेस की हुई फाइल है। तो ये था हमारा 15 के लिए, ME15 वर्जन जो है उसके लिए। अभी हम लोग MFS डेटा चंक, जैसे कि मैंने समझो यहाँ पे विनाफिक्स से एक बायोस की फ़ाइल डाउनलोड की है, लेकिन ये फ़ाइल जो है वो काम नहीं कर रही है, उसके अंदर चंक है। अभी चंक क्या है, वो किस तरह से बताता है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो MFS चंक है, तो MFS चंक को हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी बायोस आपने डाउनलोड की है वो काम नहीं कर रही है तो उसको चेक कर सकते हो। तो इसको एनालाइज करो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे की ओर ऐसे एरर आ रहा है कि MFS डेटा पेज 474 चंक 17517 CRC, यानी कि ये कुछ करप्टेड डेटा है जो उसके MFS के अंदर है। और हम लोगों ने देखा है कि CSME के अंदर MFS का डेटा हमें चाहिए ही नहीं, तो हमें इस MFS के डेटा को निकाल के भी इस बायोस की फ़ाइल को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ये CSME का 12 वर्जन है, लेकिन इसका MFS जो है वो चंक है, वो ख़राब है। उसके अंदर CRC कोडिंग का यहाँ पे एरर भी बता रहा है, जो अनवैलिड यहाँ पे एड्रेस पे बता रहा है। तो इस फाइल के ऊपर अभी हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो हमारी जो ये फाइल है 12 है, कॉर्पोरेट LPC, तो कॉर्पोरेट LPC PRD EXTRY, तो ये फाइल अभी हम लोग लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन रेडी, यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेडी Y, ओके। तो इस फाइल को हम लोग करते हैं सबसे पहले रीड, पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कॉर्पोरेट LPC PRD EXTR, ओके। अभी हम लोग इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए यहाँ पे डिटेक्ट पैरामीटर, एडवांस कन्फिग, चेक ऑल, चेक पैरामीटर, वही चीज़ MFS को सिलेक्ट करो, फ्लॉग, FTPR,
और अगर आपको और कोई भी दिखता है तो भी आप उसको सिलेक्ट कर लो। दूसरा FTPR दिखता है तो MFS कुछ दूसरा नहीं है, ओके, इसको गो करो। एग्जिट, यहाँ पे प्रोसेस एंड हो चुका है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम लोग उसको सेव फाइल करेंगे और इसको अभी MFS डेटा के लिए ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपकी जो एरर इसके अंदर जो आ रही थी वो एरर अभी आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसका MFS जो है वो क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग डेटा जो चंक बना हुआ है एमी रीजन का, हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो ख़राब है, तो उसको भी हम लोग पर्टिकुलर पार्टीशन को रिप्लेस करके या फिर रिमूव करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप इसको अनकन्फिगर्ड में से कन्फिगर्ड भी बना सकते हो मैन्युअल में से, या फिर आपको अलग अलग जो यहाँ पे फील्ड है उसके अंदर भी सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे मैन्युअल एमी है, तो इसके द्वारा भी आप उसी फाइल को लोड करके इसको आप कन्फिगर्ड लेवल पे ले जा सकते हो।